शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है। अगर तेरी नीयत अच्छी है तो तेरे घर में ही मथुरा और काशी है। हाय, मैं विभास शाह आप लोगों के समक्ष आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर उपस्थित हूँ। पिछले 4 दिनों से हमारी क्लास लगातार चल रही है, जिसमें हम लोगों ने पहले सिलेबस को समझा था, कैसे पढ़ाई करनी है इस बारे में समझा था। आगे इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम लोगों ने भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में पढ़ा। फिर इसी के बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में देखे थे। फिर आगे चलकर हम लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार को देखा। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कैसे प्लासी की युद्ध हुई, बक्सर के युद्ध हुए, यहाँ पर कठपुतली नवाबों को बैठाया गया। फिर सत्ता को अपने केंद्र में करने के लिए इलाहाबाद की संधि की गई। फिर आगे चलकर जनशक्ति का दबाव न बने, इस कारण से द्वैत सत्ता को लागू की गई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि मराठा को अंग्रेज कैसे अपने नियंत्रण में लेते हैं। हालांकि सिर्फ परिवर्तन तो नीतियां हो रही थी, लेकिन अंग्रेजों का हित तो सिर्फ आर्थिक था। हम लोग इस पॉइंट को हर कदम में, हर पहलू में देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे अंग्रेज, ब्रिटिश अपने व्यापारिक हित के लिए अपने क्षेत्र का विस्तार करते हैं, क्षेत्र में वो राजनीतिक शिकार करते हैं। इसी क्रम में हम लोग मैसूर के बारे में समझेंगे। मैसूर के बारे में मैं आपको भूमिका दे दूं ताकि आप अंत तक उन टॉपिकों को जोड़ पाएं। मैसूर में आप देखेंगे कि इस समय पे हैदर अली शासक बनते हैं। आपको मैं बताऊं दोस्तों, हैदर अली नए नवाब थे और ये काफ़ी अच्छे नवाब थे। इन्होंने अंग्रेज़ों को नाको चने चबा दिया था। अब क्या होती है कि ये हैदर अली आपका, इनको सत्ता विरासत में नहीं मिली थी। ये अपने दम पर एक छोटे से पद से शासक बने थे। आज के डेट में मैं उदाहरण बताऊं तो चाय बेचने वाला बापू बन जाता है और विरासत में सत्ता पाने वाला पप्पू बन जाता है। आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो। खैर, इस राजनीतिक पचेरे में मैं नहीं पड़ता। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। हैदर अली के टाइम पे 2 युद्ध हुए, जो प्रथम आंग्ल मैसूर और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज। आप आंग्ल देखकर घबराएं नहीं, हर बार आपको आंग्ल मिलेगा, उसका एक ही मतलब होता है अंग्रेज। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इनके जो पुत्र थे उनका नाम टीपू सुल्तान था और इस पुत्र का असलियत नाम था वो फतेह अली नाम थी। तो ये फतेह अली क्या करते हैं कि एक तो वो उसमें थोड़ा गोलूपन था। हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर उनकी गलतियाँ हुई, जो कि आगे उनका परिणाम अच्छा नहीं आया। और ये क्या करते हैं कि आगे चलकर अपने सैनिकों को यूरोपीय पद्धति में तैयार करते हैं और इनके द्वारा ये क्या किया गया था कि ये कहते थे कि आर्थिक नींव को मजबूत करने के लिए सैनिक नींव का होना जरूरी है। और इसी को यह आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या करा था कि अपने व्यापारिक क्षेत्र को वैश्विक क्षेत्र बनाना चाहते थे। इसी क्रम में उन्होंने अपने दूत को विदेश व्यापारिक समझौते के लिए भेजे। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों कि इनकी और दूरदर्शिता के कारण
इनकी एक हम लोग जो काफ़ी प्रचलित एक कथन है वो कहते थे कि लंबे समय तक भेड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जीवन जीना। तो इन सभी क्रम को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये आपको तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी ही आएगी, साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। मैं जितना यहाँ पर आपको डेट बता रहा हूँ और जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पीटी प्लस मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपको जितना भी कह रहा हूँ आप इसे एक कॉपी में नोट डाउन करें ताकि आप आगे चीज़ों को भूल जाएं तो उस कॉपी से रेफरेंस ले सके और बार बार रिवीजन कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको हैदर अली के बारे में बताता हूँ। नहीं तो आप पूछेंगे कि भाई हैदर अली आया कहाँ से। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये तो दक्षिण भारत है। यहाँ पर क्या होती है कि मैसूर की ये वाली स्थान है और इस मैसूर वाले स्थान में पहले किसका शासन था? यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का शासन चल रहा था, विजयनगर साम्राज्य का। और फिर आगे चलकर इस विजयनगर का पतन हो जाता है। इसके पतन होने के साथ ही यहाँ पर औडियर वंश का शासन स्थापित हो जाता है। औडियर वंश का। इस औडियर वंश में दो व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं सेनापति होते हैं और दूसरे वित्त मंत्री होते हैं। इस सेनापति का नाम आप जानते हैं दोस्तों, इनका नाम था, मैं आपको बता दूं, इसका नाम था देवराज और इसका नाम था नंदराज। इसी नंदराज के मतलब ऑफिस में या इसी नंदराज के अंडर में हैदर अली, इसी नंदराज के अंदर में हैदर अली सेवारत थे और वह हैदर अली सन 1761 में अपने सत्ता को मजबूत किया और वह मैसूर के शासक बन गए। ये 1761 में मैसूर के शासक बन गए। मैं आपको लिखकर समझा देता हूं ताकि आप चीज़ों को नोट डाउन कर सके। ठीक है, मैं अभी बता रहा था आपको हैदर अली के बारे में। हैदर अली कहां के शासक बन जाते हैं? मैसूर के। ये ईयर क्या होता है? 1761 ईस्वी। इस समय पे क्या होता है कि ये तो थे भारतीय शासक, कौन? हैदर अली। इनकी दोस्ती होती है फ्रांसीसियों से, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र था ये फ्रांसीसियों के अंडर में पहले से था। तो फ्रांसीसी, इस माहे एक जगह का नाम था, इस माहे में फ्रांसीसी रहते थे। तो भाई इनकी तो दोस्ती उनसे अच्छी होगी ही। और आप जानते हैं कि अंग्रेज का प्रतिद्वंदी फ्रांस था और उनसे उसकी हमेशा खटपट होती रहती थी, हमेशा युद्ध के वातावरण बने रहते थे। तो इस वजह से अंग्रेज और हैदर अली के बीच में विवाद होता है। यही विवाद आगे चलकर सन 1767 से लेकर सन 1769 के बीच प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होती है। इसे क्या लिख देता हूं मैं?
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में क्या होते हैं कि अंग्रेज और हैदर अली प्रत्यक्ष रूप में लड़ाई करते हैं। लड़ाई करने के बाद ये युद्ध में अंग्रेज की पराजय होती है और इसके साथ ही पराजय के साथ दोनों की संधि होती है। उस संधि को हम मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं, मद्रास की संधि। तो इस मद्रास की संधि में क्या कहा गया था? अंग्रेजों ने इनसे वादा किया कि आपको जब भी जरूरत होगी तो मैं सैनिक सेवा उपलब्ध कराऊंगा। चलिए इसे आप है ना एक रेफरेंस के तौर पर यहां पर रखना। और जो भी एक दूसरे के क्षेत्र को ग्रहण किए थे वो क्षेत्र उसे लौटा दी जाती है। अब भाई साहब क्या होता है कि इसके बाद अब मैं इसमें एक और फैक्ट बता दूं कि इस समय यहां के जो ब्रिटिश गवर्नर थे उसका नाम था वेरेस्ट। और इनके बाद यहां पर इनकी दूसरी युद्ध होती है। अब दूसरी युद्ध का नाम है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मैं इधर मिटा दूं, ये यहां पर लिखी हुई है, आप यहां देख सकते हैं और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होती है? 1780 से लेकर 1784 के बीच में। इस समय की आप प्रकृति को देखिए कि इस समय वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर दोनों ही स्थिति में अंग्रेजों की स्थिति काफी खराब हो गई थी। ये आप डेट देख रहे हो, मैं बताता हूं, इसे मैं मिटा दूं? ओके जी। इस समय में 1780 से 84 के मध्य में क्या होता है, मैं ब्लैक से लिख दूं ताकि वो आपको अच्छे से दिख पाए। इस बीच में आप जानते हो कि अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा हुआ रहता है और ये वो टाइम है कि यहां पर एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ भारत है। अमेरिका में इस समय ब्रिटिश की स्थिति दयनीय हो जाती है। आप पूछोगे क्यों भैया दयनीय हो जाती है? तो इस समय स्पेन, पुर्तगाली और डेनमार्क अमेरिका का साथ देते हैं ब्रिटिश के खिलाफ में। तो यहां पर ब्रिटिश की स्थिति क्या हो जाती है? दयनीय हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि जब यहां पर उनकी स्थिति खराब होगी तो भारत में भी तो उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में इनकी क्या स्थिति होती है। तो भारत में मैं एक फैक्ट बता दूं, इस समय में क्या हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रही थी। किनके साथ? ब्रिटिश के साथ। क्या हो रही थी? आंग्ल मराठा युद्ध। मैं बता दूं मराठा इस क्षेत्र में है, ठीक है। इस समय आंग्ल मराठा युद्ध हो रही थी और इस समय बंबई और बंगाल के, बंबई और बंगाल के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी, इन दोनों के बीच में संघर्ष हो रहे थे। क्या हो रहे थे? संघर्ष।
अब पूछोगे भैया क्यों संघर्ष हो रहे थे? क्योंकि सन 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट लाई जाती है, मैं लिख देता हूं उधर, रेगुलेटिंग एक्ट लाई जाती है। इस एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी तरह से, इधर भी अमेरिका के साइड से और भारत के साइड से उनकी स्थिति सही नहीं चल रही थी। इस समय में क्या हुआ था कि आपका जो हैदर अली थे, ये निजाम, ये वाला क्षेत्र निजाम का है, ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्षेत्र निजाम का था। तो एक तरफ निजाम हो गए, एक तरफ मैसूर हो गया, तीसरे तरफ मराठा हो गए। तो इन तीनों के बीच में क्या हुई थी? त्रिगुट बन गई थी। ये तीनों मिलकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने लग गए थे। अब आप देखेंगे कि जब तीनों की त्रिगुट बनती है, और अंग्रेज तो भाई अमेरिका में भी उनकी स्थिति खराब है और इंडिया में भी उनकी स्थिति खराब हो रही है, तो इस समय पे जो गवर्नर थे, गवर्नर का नाम था, आप देखेंगे गवर्नर का क्या नाम था, मैं आपको बता देता हूं, मिटा दूं, इस समय गवर्नर का नाम था लॉर्ड हॉकिंस। एक मिनट, पेन चल नहीं रही है, शायद कोई कारण हो गई होगी। लॉर्ड हॉकिंस, ये क्या करते हैं लॉर्ड हॉकिंस जी कि मराठा के साथ, सबसे पहले मराठा के साथ इनकी युद्ध हो रही थी, तो उनको क्या करते हैं कि उनके साथ, मराठा के साथ में सालवाई की संधि कर लेते हैं। और सालवाई की संधि करने के साथ साथ उसे अपने युद्ध क्षेत्र से और मैसूर के गुट से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। सालवाई की संधि से किसको बाहर निकाल दिया जाता है? मराठा को युद्ध से बाहर निकाल दिया जाता है। अब तो भाई इस युद्ध से बाहर निकाल दिया जाता है, उनके साथ संधि हो गई, अब तो दोनों मित्र बन गए। अब समझिए कि यहां पर हैदर अली की स्थिति कमजोर हो जाती है। हैदर अली की स्थिति क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। जब इनकी स्थिति कमजोर पड़ती है तो ये कदम अपना पीछे बढ़ाने लगते हैं, और जब वो अपना कदम पीछे बढ़ाते हैं तो क्या होती है? इनकी पराजय हो जाती है, और पराजय होने के साथ ही इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब क्या होती है? इनकी मृत्यु होने के बाद मिस्टर आते हैं टीपू सुल्तान। क्या, कौन आते हैं? टीपू सुल्तान। और यह टीपू सुल्तान के साथ में क्या होती है? मंगलोर की संधि हो जाती है। यहां पे क्या हो जाती है? मंगलोर की संधि हो जाती है, और ये संधि होती है, एक ब्रिटिश अधिकारी होते हैं मैकर्टनी, इनके बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में ये संधि हो जाती है। अब हम लोग पहले आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लिए और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लिए। हम अमेरिकी कारण को देखे, भारतीय कारण को देखे, क्या क्या कारण था। अब इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को देखेंगे, और मैं इसके अंत में आपको एक बार समराइज जरूर कर दूंगा,
ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की और कहीं पर भी समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने सवाल को बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं आपको अब आगे आते हुए मैं आपके सामने साझा करूंगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। आप ये देखेंगे यहां पर कौन सी युद्ध होगी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आप देख रहे हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कौन सा टाइम पीरियड है, 1790 से 92, 1790 से 92। मुझे माफ कीजिएगा कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या कैसे लिखा हुआ है। और मैं आपको अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होती है कि यहाँ पे शासक तो अब टीपू सुल्तान हो जाते हैं और आप जानते हो कि ये टीपू सुल्तान नए नए सत्ता पर आते हैं और विरासत में से सत्ता मिल जाती है। अब भाई साहब आप इनका गोलूपन देखोगे, कैसे अंग्रेज उसे चॉकलेट दिखाता है और वो चॉकलेट के जाल में फंस जाते हैं। इस टाइम पे यहाँ का गवर्नर कौन होता है आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ का गवर्नर रहता है कॉर्नवालिस और यही वो कॉर्नवालिस है जो कि ब्रिटिश सत्ता के इतिहास में सिविल सेवा को इस दौर में लाया था और यही वो सिविल सेवा है जो आज के डेट में भारत का बैकबोन बनकर काम कर रहा है। यहीं पर से IAS IPS की शुरुआत हुई थी, यही वो कॉर्नवालिस है। अब आप देखोगे कि कैसे टीपू सुल्तान को जो कॉर्नवालिस हैं चॉकलेट दिखाते हैं और उनकी गोलूपना को आप समझो। कॉर्नवालिस क्या करते हैं, अपने मित्र की, एक मिनट, अपने मित्र की एक सूची जारी करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य जो हैं इनके मित्र हैं। तो इसमें मैसूर का नाम संलग्न नहीं होता है। जब मैसूर का नाम संलग्न नहीं होता है तो भैया अब टीपू सुल्तान को तो बहुत ही खराब लग जाता है। तब टीपू सुल्तान बोलेंगे मैं तो अब चुप नहीं बैठूंगा भैया, मैं तो तुम्हें सबक जरूर बताऊंगा। और इसी खुम्मस में आकर वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे वो तो जाल फेंका था और ये भाई साहब जाल में फंसने के लिए तैयार हो गए थे। तो वो जाल में फंसने के लिए क्या करते हैं कि यहां पर जो त्रावणकोर होता है, त्रावणकोर यह ब्रिटिश का क्षेत्र था। इस त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान हमला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हमला। जब ये करेगा हमला तो दूसरा कोई कहां पे रहेगा चुप। अब ब्रिटिश शांत नहीं बैठते हैं, ब्रिटिश इसके ऊपर में युद्ध कर देते हैं और इनकी यहां पे क्या हो जाती है भैया, टीपू सुल्तान की पराजय। अब भाई यहां पर इनकी पराजय हो गई तो इन दोनों के बीच में तो संधि होगी। तो पराजय के बाद इन दोनों के बीच में जो संधि होती है, संधि का नाम है श्री रंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि होती है, श्री रंगपट्टनम की संधि। दोस्तों आप इस संधि में देखोगे कि कैसे कॉर्नवालिस दूरदर्शी विचार को लाते हैं
और भाई साहब यहाँ पर सिर्फ टीपू सुल्तान को कमजोर ही नहीं करते हैं, यहाँ पर जो उनके मित्र राज्य होते हैं उन्हें भी वो मजबूत नहीं होने देते हैं। चलिए मैं समझाता हूँ। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि इस समय क्या हुई थी कि टीपू सुल्तान से युद्ध करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि त्रिगुट का सहारा लिया था। और इस त्रिगुट में अंग्रेज ने क्या किया था कि निजाम ये वाले क्षेत्र में निजाम रहते थे, निजाम को और मराठा को वो क्या करते हैं, निजाम और मराठा को अपने साथ में मिला लेते हैं और इनके साथ युद्ध हो जाती है। युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है। हम देखते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि में कई उनके ऊपर है ना दबाव डाला जाता है। इसमें कई एक बड़ी धनराशि की प्राप्ति की जाती है। बड़ी धनराशि की प्राप्ति कौन करता है भैया? ये करता है अंग्रेज। मैं इसे आगे मिटा दूं। ये अंग्रेज करता है और साथ ही साथ इनके दो पुत्र को कैदी बना लिया जाता है, दो पुत्र को। और इसके बाद वो यहीं पर नहीं रुकते हैं, मैसूर के आधे राज्य को वो अपने क्षेत्र में ले लेते हैं। तो भैया जब इतना सारा कुछ ले लेगा और टीपू सुल्तान की हार हो गई, अब देखोगे कि वो तो कमजोर हो गए। टीपू सुल्तान कहां गए भैया? ये तो हो गए कमजोर, ये तो हो गए कमजोर, इनको तो कर दिया खोखला। और दूसरी तरफ इनके जो आपने देखा था यहां पे त्रिगुट बनी थी, ये तो आपका हो गए मित्र राज। अब यहां पे देखो कॉर्नवालिस की चालाकी क्या होती है। इस मित्र राज को जो उसने आधा राज्य लिया था, ये जो आधा राज्य लिया था, ये आधा राज्य मित्र राज को प्रोवाइड करता है। अब आप पूछोगे भैया कि कॉर्नवालिस तो पूरा का पूरा उसको मैसूर को जीत लिया था, तो लेकिन आपका ये जो थे टीपू सुल्तान उससे आधा ही राज्य क्यों लिया? हाँ, उसके कारण थे, ताकि उसके मित्र राज को पूरा राज्य नहीं दिया जाए। अगर मित्र राज को पूरा राज्य दे दिया जाता तो मित्र राज यहां पर मजबूत बन जाते और आगे चलकर ये अंग्रेज के खिलाफ युद्ध कर सकते थे। अंग्रेज के खिलाफ ये युद्ध कर सकते थे। इसीलिए कॉर्नवालिस के इस कदम को दूरदर्शिता पूर्ण कदम कहा जा सकता है। उनका एक कथन है कि मैंने दुश्मन को कमजोर करने के साथ साथ अपने मित्र को भी मजबूत नहीं होने दिया। तो ये कथन कहां पे सम्मिलित होती है? आपने देख लिया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अब तो यहां पर इन लोगों को खोखला कर ही दिया गया, टीपू सुल्तान को खोखला कर दिया गया और मित्रराज को मजबूत नहीं होने दिया। अब बात आगे चलती है सन 1799 की। सन 1799 में क्या होती है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होती है। चलिए हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को समझेंगे। इस समय मैं आपको लिखकर समझाऊंगा ना, तो वो आपको ज्यादा इफेक्टिव होगी। नहीं तो ऐसे कहानी के तौर पे आप चीजों को पता नहीं कहां कहां भूल जाएंगे। तो मैं आपको लिखकर यहां पर बता देता हूं। इस समय में आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होती है और इसका टाइमिंग पीरियड होता है 1799। और इस समय जो गवर्नर रहते हैं उनका नाम है वेलेजली।
आप दोस्तों देखेंगे कि यह वही वेलेजली है जिसने भारत में सहायक संधि प्रणाली को लेकर आया था। इसी सहायक संधि प्रणाली के तहत उन्होंने देसी रियासत से पैसे लेने के बदले उन्हें सैनिक शक्ति प्रोवाइड कराई जाती थी। अब आप देखोगे यहाँ पर वेलेजली का कि भैया पैसे तो देसी रियासत का, लेकिन सैनिक तैयार हो रही थी किसकी? ब्रिटिश की। हैं? आदेश कौन देगा? ब्रिटिश। तो भैया आगे चलकर देसी रियासत तो खोखला होंगे ही होंगे। तो इनकी नीति, अब हम लोग है ना ये सहायक संधि प्रणाली को आगे समझेंगे। तब तक के लिए हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध 4 को आगे बढ़ाते हैं। तो जब वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली चल रही थी और इस टाइम में आप देखेंगे यूरोप में जो नेपोलियन बोनापार्ट रहता है, ये नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में अपने क्षेत्र का क्या करता है? विस्तार करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। तो इनकी संबंध किनसे रहती है? किनकी? टीपू सुल्तान की संबंध ऑलरेडी फ्रांस के साथ रहती है। तो वो इस चीज को लेकर चलते हैं कि आगे चलकर इनका साम्राज्यवादी विस्तार कहीं टीपू सुल्तान के सहारे कहीं भारत में ना आ जाए। इसके कारण 1799 ईस्वी में इसे सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है और सहायक संधि प्रणाली के तहत टीपू सुल्तान के पूर्ण मैसूर को अपने क्षेत्र में अधिग्रहण कर लिया जाता है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बता दिया। अब मैं थोड़ा आपको मिस्टर टीपू सुल्तान के भी बारे में बता दूं, वो बेचारा क्यों पीछे छूट जाए। चलिए मैं आपको बताता हूं टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान अगर इसका टाइम पीरियड बताऊं तो 1750 से लेकर 1799 तक उनकी जीवन काल थी, यानी कि 49 ईयर तक ही वो जिंदगी व्यतीत कर पाए थे। तो ये टीपू, सॉरी मैंने टीपू लिख दिया है। एक मिनट, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाती है, कोई नहीं। टीपू सुल्तान क्या करते हैं अब आगे चलकर, ये फ्रांस से तो दोस्ती थी ही थी, तो ये क्या बताते थे कि फ्रांस में जैकोबियन नाम की एक क्रांतिकारी संस्था थी और ये हमेशा बताते थे कि मैं इस जैकोबियन क्रांतिकारी संस्था का सदस्य हूँ। ये एग्जाम के पैटर्न से भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा? जैकोबियन संस्था। इसका ये हमेशा सदस्य बताते थे। और इनका अगर आप काम देखेंगे तो इनका काम था कि यूरोपीय पद्धति पर अपने सैनिक को तैयार करना। तो इनके सैनिक तो भैया मजबूत होंगे ही होंगे। तीसरा काम इन्होंने यह किया था कि, और ये तीसरा काम ये ऐसा काम था जो कि भारत के सबसे पहले शासक ने किया था। और आप यहां देखेंगे इनकी ये कदम, अगर मतलब क्या कह रहे हैं ना, आगे आ जाती, सामने आ जाती और सफल हो जाती तो मेरा इतिहास भी कुछ और हो जाता। ये क्या किए थे कि भाई अंग्रेज, अगर आप यहां पर बिजनेस करने के लिए आ रहे हो तो हम तुम्हारे क्षेत्र में बिजनेस करने के लिए क्यों नहीं जाएंगे। इसी संदर्भ में इन्होंने कहा था कि आर्थिक नींव को मजबूत करने के लिए सैनिक नींव का होना बहुत ही जरूरी है। इसी संदर्भ में
उन्होंने अपने व्यापारिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अपने दूत को कई देशों में भेजा। वहां पर व्यापारिक समझौते भी हुए और इसके साथ साथ उनके इस कदम को दूरदर्शिता और काबिले तारीफ बताया जा सकता है। अब देखेंगे दोस्त कि उनका टीपू सुल्तान का एक कथन था कि 100 दिन या लंबे समय तक भेड़ियों की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जीना। तो दोस्तों, ये कथन कहाँ तक सही है? अगर आप कूटनीतिक और रणनीतिक की बात करेंगे तो ये कदम वाकई में सही नहीं है। ये होते हैं ना उड़पुटांग वाले लोग, हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा। हालांकि बोलने के लिए लोग इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छा भी लगता है सुनने में, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इससे काम नहीं चलती है। तो इनकी यह कदम को दूरदर्शिता नहीं बताई जा सकती है। अगर वो इस नीति का पालन नहीं करते तो हो सकता है अंग्रेज के साथ वो संधि करते और वो लंबे टाइम तक इतिहास में जी सकते थे और फिर आगे समय मिलती तो अंग्रेज को तो भैया हरा सकते थे। क्यों एक दिन शेर की तरह जिया और अपना गला कटा बैठा? ये तो अच्छी बात नहीं है। आप भी विचार करके कमेंट कीजिएगा कि टीपू सुल्तान का यह कथन कहां तक सही होता है। मैं भी आपके विचार को जानना चाहता हूं। और आप देखेंगे लास्ट में, अंत में, टीपू सुल्तान जो थे मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाए थे। आपका ये एग्जाम के महत्व से भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया था? स्वतंत्रता का वृक्ष। ये किसने लगाया था? मिस्टर टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो आप सारे संदर्भ को समझ गए होंगे। एक बार अंत में मैं आपको समराइज कर देता हूं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हैदर अली के साथ लड़ा गया। तभी के गवर्नर वेडलेस्ट थे और वह जब फ्रांसीसी के साथ मिल गया तो अंग्रेज को यह डर लगने लगी कि ये हमारे पास युद्ध कर देगा। और तभी जो हैदर अली थे उनको भी डर लगने लगी कि हमारे से युद्ध हो जाएगी। तो और क्या था, युद्ध हो गई सन 1767 से 1769 के बीच। तो इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने बोला कि भैया अगर आपको कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको सैनिक दूंगा। लेकिन जब मराठों ने आपके मैसूर पर युद्ध करा था तो उन्होंने सैनिक देने से मना कर दिया था। आगे क्या होती है कि सन आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होती है। इसका टाइम पीरियड होता है 1780 से 84 के बीच में। इस बीच में अंग्रेजों की अमेरिका में भी स्थिति खराब रहती है और भारत में भी मराठों के साथ इनकी युद्ध चल रही होती है। यही युद्ध मराठों के साथ आगे चलकर सालवाई के साथ संधि के साथ समाप्त होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लॉर्ड होस्टिंग्स होते हैं, तो ये क्या, सॉरी लॉर्ड हॉकिंस नाम है उनका। तो ये लॉर्ड हॉकिंस क्या करते हैं कि मराठा को सालवाई की संधि करने के साथ साथ यहाँ से बोलते हैं भैया आप बाहर जाओ। और इसी समय पे हैदर अली को वो पराजित कर देते हैं और पराजित करने के साथ ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अगले शासक के तौर पर टीपू सुल्तान आते हैं, उनके साथ मैंगलोर की संधि की जाती है। इसी क्रम में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होती है। इस मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड होता है सन 1790 से 92 के बीच में। इस टाइम में कॉर्नवालिस होते हैं गवर्नर, वो क्या करते हैं, मित्र राज्य की सूची जारी करते हैं। उसमें भाई साहब जो टीपू सुल्तान के नाम नहीं होती है। इस वजह से वह गुस्सा में आकर अंग्रेज के ये जो होते हैं ना क्षेत्र त्रावणकोर पर वो हमला कर देते हैं। इसके साथ में उनकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का परिणाम यह होता है कि टीपू सुल्तान की यहाँ पर जबरदस्त हार होती है और उनके साथ संधि करने श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इस संधि में कहा जाता है कि तुम अपने आधे क्षेत्र को दे दो। अब उनके दो पुत्र को
कैदी बना लिया जाता है, साथ ही काफी धनराशि उनसे प्राप्त की जाती है, साथ ही उनके आधे राज्य को लेकर अपने मित्र राज्य जो उस समय निजाम और मराठा थे उन्हें प्रदान की जाती है। और कॉर्नवालिस का यहाँ पे कथन होता है कि अपने मित्र राष्ट्र को मजबूत बनाए बगैर मैंने अपने दुश्मन को कमजोर कर दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होती है। यह आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे जो गवर्नर होते हैं वो वेलेजली होते हैं, तो वो सहायक संधि प्रणाली के तहत इसको अपने अधिग्रहण क्षेत्र में ले लेते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक की सारी बातों को समझ लिया होगा। अब इन्हीं बातों के साथ मैं आज की क्लास को यहीं तक रोक रहा हूँ। आगे फिर हम लोग अगला टॉपिक को पढ़ते हुए मराठा को लेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ों को समझेंगे कि कैसी वो स्थिति थी जो कि मराठा पर अंग्रेजों ने विजय करा। आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें ताकि अच्छे से विद्यार्थी चीज़ों को समझ पाए। और कोई ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कि पढ़ तो लेते हैं, याद तो कर लेते हैं, लेकिन चीज़ों को जोड़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपको जोड़ने के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए बताया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले समय पे आप हर एक वीडियो को देखें ताकि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हम लोग फिर कल की कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।